नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आपका इंस्पायर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश शर्मा, मैथ्स टीचर। आज हम कल जैसे मैंने आपको बताया था नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। न्यू टॉपिक विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आरपीएससी के हिसाब से भी बहुत तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे कम टाइम में सॉल्व होने वाले बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। अभी जो हमने फिनिश किया है द्विघात समीकरण, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियोस देखिए। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप अभी तो उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और एंजॉय करिए, मैथमेटिक्स को फील करिए। फील लेना मैंने आपको बोला है, फील लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैथ्स में। रटना नहीं है मैथ्स को, फील लेके और प्रैक्टिस करनी है। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दूं नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले आपने नंबर पढ़ी थी जो काउंटिंग के काम में आती हैं, जिनको कि हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये इनफाइनाइट होती हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि हमको अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप 100 बोलोगे तो उसके बाद 101 आ जाएगा। अगर आप 500 बोलोगे तो नेक्स्ट 100 नंबर 501 होगी। इसलिए हम इनको, ये काउंटलेस होती हैं, अनगिनत होती हैं, हम इनको गिन नहीं सकते। सबसे छोटी प्राकृत संख्या मुझे पता है 1, सबसे बड़ी कौन सी है नहीं बता सकते। उसके बाद आती है आपके होल नंबर, जिसको कि हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गई आपकी होल नंबर्स। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें एक एलिमेंट और हमने ऐड कर दिया है, जीरो। जीरो को जब हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाती हैं। एंड आपको पता होगा जीरो का इन्वेंशन हमारे देश के एक मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रिविलेशन आया था और बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स जो अटकी हुई थी वो सॉल्व हुई थी। तो इसका श्रेय हमारे इंडियन आर्यभट्ट को ही जाता है, जिन्होंने कि जीरो का आविष्कार किया। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जो सेट है ये इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आती हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आती हैं, और एक ऐसी नंबर भी आती है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट इज जीरो। जीरो एक ऐसी नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता, ये साइनलेस नंबर है जीरो। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी इंटीजर कौन सी है, आप नहीं बता सकते। अगर आप बोलोगे -10 तो -11 उससे छोटा हो जाएगा। इसी तरह से हम सबसे बड़ी नंबर भी नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी इंटीजर कौन सी है। अब देखिए, इन 3 नंबर में आपको पता चल रहा होगा कि जो होल नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में समाहित है, इसी का एक पार्ट है। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, और जो होल नंबर है वो इंटीजर्स का सबसेट है। इसका मतलब अभी तक इन तीनों में सबसे बड़ा सेट ये है, बाकी दो इसके सबसेट्स हैं। उसके बाद आपने सुना होगा रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, जिसको कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको कि भिन्न रूप में P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और उसका जो Q है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, P/Q फॉर्म वाली नंबर जिसमें Q जीरो नहीं है
और साथ में ये भी मेंशन करना जरूरी है P एंड Q आर इंटीजर्स। अगर P √3 हुआ तो √3/7 ये परिमेय संख्या नहीं होगी, और साथ में Q 0 भी नहीं होना चाहिए। क्लियर इतना? तो ये Q है, उसमें ये नंबर भी आ गई, क्यों? 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, ये नंबर भी आ गई, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, ये भी आ गया, इसको -3/1 लिख सकता हूँ, 0 भी आ गया, 0 को 0/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब अब ये जो सेट है परिमेय संख्याओं का, ये इन सबसे बड़ा हो गया, ये बाकी 3 इसके सबसेट्स हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, जिसको भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता P/Q फॉर्म में, वो अपरिमेय होती हैं। अब ऐसी कौन सी नंबर होती हैं? √2। अब आप कहोगे कि सर √2 को तो √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको? P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर होने चाहिए, लेकिन √2 तो इंटीजर नहीं है, इसलिए रूट वाली जितनी भी नंबर है, √2, √3, √5, इवन पाई, जिसकी की वैल्यू हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 लेते हैं, उसकी वैल्यू ये होती नहीं है ना, उसकी वैल्यू 3.14 होती है। इसको अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला आता है, जिसको कि P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो पाई है, रूट वाली जितनी भी नंबर है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने? ये प्राकृत संख्या, ये होल नंबर्स, इंटीजर्स, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब नंबर्स को मिलके ये जो सारे सेट्स हैं अभी तक हमने जो पढ़े अपरिमेय संख्याओं तक, इन सबको मिलाकर जो एक सेट बनता है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? इन सब नंबर्स को मिलाते हैं अगर हम, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इन सब नंबर्स को मिलाकर जो सेट बनता है, उसको हम रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं। और आपको पता है कि ये जो इतनी सारी नंबर थी, वो तो इसी क्यू में ही इंक्लूडेड हैं। तो हम इन ब्रीफ और शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। मतलब ये जो रियल नंबर है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर। ये एक समूह है किस किस का? परिमेय संख्याओं का तथा अपरिमेय संख्याओं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो नंबर बनती है, उनको हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद की अब हम स्टोरी आगे स्टार्ट करेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी जरूरत पड़ी क्यों? तो जैसे आपने x² + x + 1 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं d निकालूंगा। d होता है b² - 4ac, तो आंसर आएगा -3। तो ये तो d क्या हो गया? <0 हो गया। और जब आपका ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, तो आप 10th क्लास में तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। क्या बोला था? नो रियल रूट्स, क्योंकि उस टाइम हमको ये टर्म ही नहीं पता था। हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया ही नहीं था कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, तो हमने उसको वहाँ डील नहीं किया था। जब आप 11th क्लास में आए तो आपने सम्मिश्र संख्याओं में इसको पढ़ा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम d <0 लेते हैं, इस क्वेश्चन में d आया है -3। अब देखिए, मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो -b + √d, तो -3/2a, तो 2, ये आंसर आया। अब ये जो अंडर रूट के अंदर -3 आ गया, ये तो अभी आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है। अभी तक आपने 10th क्लास तक जो क्वेश्चंस डील किए थे, √2 को √3 से आपने मल्टीप्लाई किया, √5 को √4 से किया, 7 × 3 किया, लेकिन कभी भी ऐसा टर्म हमारे नहीं आया था। तो फिर हम 10th क्लास तक तो इसको हमने ऐसे बोल दिया था, नो रियल रूट। उसके बाद हम इसको अब स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में। तो हमको इसलिए जरूरत पड़ी कि भाई इस नंबर को हम क्या बोलें जब अंडर रूट के अंदर
माइनस का साइन आ जाता है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। देखिए अंडर रूट -3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अंडर रूट -1 इंटू 3, और इसको फिर आगे जाके आप माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर ये जो नंबर बनी अंडर रूट -1, इसको हमने बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े तो एक सिंबल दे दिया हमने आई, स्मॉल आई, इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो ये बन गया आयोटा √3। तो अब हम जो पूरा मेरा आज का जो डिस्कशन होगा वो इस अंडर रूट -1 पर होगा कि ये जो आयोटा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके एक्सपोनेंट्स के साथ कैसे डील किया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तभी हम इस पॉइंट पर आके रुके कि हमको ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम 10th क्लास तक अंडर रूट -3 वाले टर्म को हमने छोड़ दिया था, स्टडी नहीं किया था। तो इसके बाद हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याओं की बात करते हैं। तो मैं एक नंबर इस तरह की लिखता हूं, 3 प्लस अंडर रूट -2। तो देखिए इसमें ये जो 3 है ये तो रियल नंबर है, आपको पता है। आप तो कहोगे कि सर ये तो प्राकृत संख्या है। हाँ प्राकृत भी है, लेकिन प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो, इन सबको मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन बना था उसको हमने रियल नंबर बोल दिया था। तो जब भी कोई नेचुरल नंबर आएगी तब भी मैं उसको भी मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ। तो ये 3 रियल नंबर है। और अंडर रूट -2 इसकी हमको आज चर्चा करनी है, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो इस तरह की नंबर जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा, उस तरह की संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा तो उस नंबर होगी काल्पनिक। तो इसके अब दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया ये वास्तविक भाग है इसका, और ये काल्पनिक भाग है, दैट इज रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। तो सम्मिश्र संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको भी हम स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका इंटीजर था उसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z = 3 प्लस अंडर रूट -2, ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसका रियल पार्ट 3 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट -2 नहीं है बच्चों। इसमें क्या करेंगे, हम इस अंडर रूट -2 का और ऑपरेशन करेंगे, जैसे अभी आपने को मैंने बताया था। इसको हम ऐसे लिखेंगे √2 इंटू आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट मुझे लिखना पड़ेगा, तो रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं RE और ब्रैकेट में Z। ये इसका शॉर्ट नोटेशन है लिखने का, रियल ऑफ Z = 3 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट IM। इसको इस तरह से लिखेंगे शॉर्ट में, और वो √2 है। ध्यान रखना √2 आयोटा नहीं, आयोटा बस ये बताता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन अगर आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो आप √2 बोलोगे, एंड यू विल बी सरप्राइज दैट अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखी हुई है a + आयोटा b, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है। और सरप्राइज की बात क्या है, a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर हैं। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में आप देखिए 3 + √2 आयोटा, 3 भी रियल है, √2 भी रियल है, ये दोनों रियल है, लेकिन ये आयोटा का कोफिशिएंट है, इसलिए ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब आपको इतना समझ में आया होगा कि Z = रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू आयोटा। इस फॉर्मेट में कोई अगर नंबर लिखी हुई है तो उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो फाइनल रिजल्ट में लिखूंगा Z = a + आयोटा b। क्या लिखा मैंने? Z = a + आयोटा b। वहां पर a इसका वास्तविक भाग है और b काल्पनिक भाग है, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। इसमें मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, रियल पार्ट ऑफ Z = स्मॉल a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = स्मॉल b। और यहाँ जो आयोटा हमने यूज किया वो अंडर रूट -1 है। इतना आप एक बार नोट करिए, समझिए, उसके फिर आगे हम इसको आयोटा के एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा आज का। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इनके संयुग्मक कैसे निकालते हैं, उसके बाद मापांक कैसे निकालते हैं, इसको पोलर फॉर्म या त्रिकोणमितीय
या ध्रुवीय रूप में कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करेंगे। उसके बाद दो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इसके 3 घन रूट होते हैं वो कैसे हम निकालेंगे, घनमूल जो हम बोलते हैं, क्यूब रूट, वो जो निकलेंगे वो कैसे निकलते हैं और कितने होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हम सम्मिश्र संख्याओं को समतल पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। उस समतल को हम अर्गंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। और इसको एक मैथमेटिशियन था गॉस, उसने इन्वेंट दिया था सबसे पहले, उसके नाम के लिए इसको हम गॉसोसियन प्लेन भी बोलते हैं। इतने नाम है इसके, क्या क्या नाम हो गए, कॉम्प्लेक्स प्लेन, अर्गंड प्लेन और गॉसोसियन प्लेन, इन नामों से हम इसको जानते हैं। तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे आयटा की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। नोट किया, चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा, आयोटा की घात। आप देखिए अगर लास्ट 2-3 इयर्स के जब भी इसके एग्जाम्स हुए आरपीएससी के, पेपर उठाइए, जो मैंने चैप्टर आपको कराया, जैसे अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया, आप देखो आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और जो मैंने कराया है उसमें से आपको क्वेश्चन, वो करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जितना पढ़ाया है वो ठीक है या नहीं है। इसी तरीके से मैं अभी पेपर देख रहा था इसका, तो इसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में से कम 3 और 4 क्वेश्चंस थे। किसी ईयर में 3 क्वेश्चंस आए हैं, किसी में 4 आए हैं, मैक्सिमम 5 तक भी क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और अप्लाइड चैप्टर है। इसमें से सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, और बहुत सिंपल टॉपिक है, बस छोटी छोटी चीज़ों को हमको इसमें ध्यान रखना होता है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा, आयोटा की घात कैसे सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर अगर 300 हो गई या आयोटा की पावर 75 हो गई तो कैसे सॉल्व करें। तो देखिए अभी आपको मैंने इतना बताया है स्टार्टिंग में कि भाई √-1 कहीं है तो उसको हम आयोटा से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा। अब मैं दोनों साइड में इसका वर्ग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो बच्चों पता है आपको अंडर रूट हट जाता है, ये आयोटा स्क्वायर। अब मुझे दो चीज पता चल गई, भाई आयोटा √-1 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहीं भी मिलेगा और आयोटा हटाना होगा तो मैं -1 लिख सकता हूँ उसको। उसके बाद मुझे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े, आयोटा क्यूब निकालना पड़े, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है तो ये माइनस आयोटा हो। आयोटा क्यूब को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस आयोटा से। अब आती है बात आयोटा रेस्ट पावर 4 की। आयोटा रेस्ट पावर 4 कैसे निकालेंगे, इसको तो लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 तो आंसर आ गया +1। बस इतना ही याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेस्ट पावर 4, दिस इज 1। बस उसके बाद याद नहीं रखना है, उसके बाद अब आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे। कितना समझ में आ गया आपको, कहीं भी अगर आयोटा स्क्वायर आएगा आप उसकी वैल्यू -1 लिख सकते हो, अगर आयोटा क्यूब है तो उसका आप आंसर माइनस आयोटा लिख सकते हो, आयोटा रेस्ट पावर 4 है तो आंसर उसका आप 1 लिख सकते हो। आप कहोगे सर अब आगे वालों के लिए क्या करेंगे। अब देखिए अगर आपको आयोटा रेस्ट पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा लिख दो। अब आयोटा रेस्ट पावर 4 तो आपको पता है ना 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा। अगर आपको आयोटा रेस्ट पावर 6 निकालना है तो इसको आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दो, ये तो 1 होता है तो आंसर आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आयोटा रेस्ट पावर 6 भी क्या हो गया, -1 हो गया। अब हम चलते हैं आयोटा रेस्ट पावर 7 पर, इसको लिख सकते हैं आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा रेस्ट पावर 3, ये तो 1 होता है और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो ये माइनस आयोटा आ गया।
ऐसे ही अगर आयोटा रेस्ट पावर 8 निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 और ये 1, तो ये आंसर आ गया। ये मेरा ये सब कुछ लिखने का इंटेंशन क्या था, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ इससे। अब आप इन सबको ऐड करिए, आयोटा रेस्ट पावर 5 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 6 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 7 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 8। इधर आंसर आएगा आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 0। तो ये हम इसको एज ए प्रॉपर्टी के जैसे याद रख सकते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाएगा इतना बड़ा, आयोटा रेस्ट पावर 512 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 513 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 514 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 515। इसको बिना सोचे समझे आप लिख दो, क्या आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर आयोटा की घात 4 क्रमागत प्राकृत संख्या हैं, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। प्रूव भी कर दिया हमने। आयोटा रेस्ट पावर 512 फिर 13 फिर 14 15 क्रमागत संख्याएं हैं, कोई गैप नहीं है बीच में, तो आंसर इसका 0 आएगा। तो एग्जाम में आप फिर इसको लेके बैठो कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, 4 से डिवाइड करें, फिर इतना बड़ा करना ही नहीं है। एग्जाम में जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो इसलिए ऐसे क्वेश्चन देता है कि देखिए बच्चे में कितनी डेप्थ है। अगर वो इसको ऐसे सॉल्व करने लगा जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको और दूसरे क्वेश्चन में, तो कम से कम 3 मिनट्स लगाएगा। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिखोगे। बाई चांस अगर इसमें एक और टर्म ऐड कर देगा, आयोटा रेस्ट पावर 516, तब आप क्या करोगे, 4 की वैल्यू तो 0 लिख दो, 516 वाले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ऐसे कर सकते हैं, आयोटा रेस्ट पावर m प्लस आयोटा रेस्ट पावर m प्लस 1 प्लस आयोटा रेस्ट पावर m प्लस 2 प्लस आयोटा रेस्ट पावर m प्लस 3, इट्स वैल्यू विल बी 0। आयोटा का एक्सपोनेंट अगर 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका जो योगफल होता है वो 0 होगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा घटा बढ़ा के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो इतना नोट करें आप। चलिए, इससे जब आयोटा के एक्सपोनेंट्स के साथ हम डील करेंगे इसके क्वेश्चन ले, उसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने सॉल्व किया √-3 इंटू √-2, तो देखिए इसका आंसर अगर हम अभी तक के नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन करें तो आपको बताया ना √2 इंटू √3 है, तो आप √6 लिख देते हो, नहीं लिखते आंसर। अंडर रूट के अंदर वाली दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ऐसे ही उस हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए √6। और आज मैंने जो आपको पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया कि भाई अंडर रूट -3 को हम √3 आयोटा लिख देंगे, अंडर रूट -2 को हम √2 आयोटा लिख देंगे, तो उससे तो आंसर आएगा √3 इंटू √2 √6 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो -√6। यहाँ आप √6 आंसर बता रहे हो, यहाँ -√6 बता रहे हो, मतलब आप कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दे रहे हो। जो आपने पहले से आता था और जो मैंने आज बताया वो तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इसका मतलब या तो आप गलत हैं या मैं गलत हूँ। जो अभी तक आपको आता था वो तो या तो वो गलत आपने सीख रखा था या मैंने आज आपको कुछ गलत बता दिया, तभी तो आंसर रॉन्ग आया है। √3 इंटू -√3 इंटू दिस, तो √6 आंसर। लेकिन जब हमने आयोटा की फॉर्म में सॉल्व किया तो आंसर ये आया। तो फिर क्या चक्कर है, कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई हमसे, तो वो देखिए कई बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया है। तो अब आप इसको कान खोल के सुन लो, √a इंटू √b, इसका आंसर √ab तभी ही होगा जब कम से कम दोनों में एक पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अगर बाई चांस ये तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तब आपको इसका आंसर ये नहीं लिखोगे, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर -√ab आएगा। समझ गए? तो अगर ये दोनों नेगेटिव थे तो आप इसका आंसर ये नहीं लिख सकते। दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए प्रॉपर्टी लगाने के लिए, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हैं देन इट्स ओके, तब भी इसका आंसर ये आएगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, √a है और ये √-b है, तब भी इसका आंसर ये आएगा। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव है तब इसका आंसर √ab नहीं आएगा।
तो ये ध्यान रखना, दिस इज फेलेसी ऑफ आयोटा, एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा। अब हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आयोटा के। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ आयोटा की एक्सपोनेंट्स का, तो बस सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करके कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। आयोटा रेज टू पावर 37 प्लस आयोटा रेज टू पावर -70, इसकी वैल्यू आपको निकालना। तो देखिए आपको क्या करना है, अब ऐसे नहीं करना कि सर ने बताया था आयोटा रेज टू पावर 5 निकालना है तो आयोटा रेज टू पावर 4 × 1 लिख लो, आयोटा रेज टू पावर 6 निकालना है तो आयोटा रेज टू पावर 4 × 2 लिख लो। अब हमको देखिए जो ये हमने अभी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट समझा था उससे आपने देखा कि आयोटा की पावर 4 है तो उसका आंसर 1 आएगा, आयोटा की पावर 8 है तब भी 1 आएगा। मतलब आयोटा की पावर कोई भी एक्सपोनेंट है 4 का, 4 का मल्टीपल है आयोटा का एक्सपोनेंट, आयोटा की घात अगर 4 का गुणांक है तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर जनरलाइज करें हम इसको तो आयोटा की पावर 4m है तो इसका आंसर 1 है। m कोई भी प्राकृत संख्या है, 4 गुणा 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, सबकी वैल्यू 1 होगी। तो हम क्या करें, जो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास घात दे रखी है उसको 4 के गुणांक के रूप में लिखो। मतलब 37 के पास देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती है पूर्ण, उसके टर्म में इसको लिख देते हैं हम। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस आयोटा रेज़ टू पावर 37 को आयोटा रेज़ टू पावर 36 इंटू आयोटा ऐसे लिख देता हूँ। घातांक नियम तो आपने पढ़ ही रखे हैं, जब बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। तो 37 और एक ये 1, तो 37 + 1 37 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको आप पहले पॉजिटिव बना लीजिए, और आपको पॉजिटिव बनाना आता है, न्यूमरेटर वाली को डिनोमिनेटर में ले जाओ, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ऊपर ले आओ, पॉजिटिव बन जाएगी। तो आयोटा रेज़ टू पावर -17 को मैं 1 आयोटा रेज़ टू पावर 17 लिख देता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। चलिए अब आगे चलते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 36 मैंने बताया, अगर आयोटा का घात उसका एक्सपोनेंट 4 का गुणांक है तो उसको सॉल्व मत करिए, उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। तो ये तो 1 हो गया, 1 × आयोटा, इसका आंसर तो आयोटा है। प्लस इसको भी वैसे ही लिखो, 17 के पास में ऐसी कौन सी नंबर है जो 4 से पूर्ण विभाजित होती है, 16, तो इसको ऐसे लिख दिया, इसका मान 1 हो गया, आयोटा प्लस 1 आयोटा हो गया। अब इस 1 आयोटा का आंसर जब भी हम लिखेंगे तो मानक रूप माना गया है सम्मिश्र संख्याओं का, वो ये माना गया है z = a + आयोटा b। मीन्स दोनों नंबर ऐसे होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर बिना आयोटा वाली, दूसरी नंबर आयोटा वाली, और उसमें ऐसे नहीं कि a + आयोटा b के नीचे कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो देखिए ये जो आयोटा है डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लाने के लिए इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आयोटा आ गया, 1 × आयोटा आयोटा, और आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, इसलिए इसको हम लिख देंगे आयोटा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगी 0। तो ये इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया 0। लेकिन हमको तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 0 + 0 आयोटा। अब इससे एक और चीज आप सीखिए, अगर बाई चांस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी आती है जिसमें रियल पार्ट तो 0 है और इमेजिनरी पार्ट कुछ दे रखा है, जैसे 0 + 3 आयोटा, तो इसको हम बोलते हैं प्योरली प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर। और इसका उल्टा दे रखा है z = 3 + 0 आयोटा, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो उसको हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। समझ में आया? अगर जिसमें रियल पार्ट ही नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी है, और अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो प्योरली रियल। अब देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चन में कई बार थीटा की वैल्यू पूछता है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब आपको सारी चीज़ याद है, लेकिन आपने एक बात जो आज बताई वो नहीं सीखी कि प्योरली रियल में क्या करना होता है, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हर एक चीज़ अपना इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को ध्यान से सुनना। प्योरली रियल का मतलब है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 रख देंगे, और जो भी आगे होगा उसकी हेल्प से थीटा निकल जाए। चलते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया,
अब और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आयोटा का। देखिए जो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। माइनस अंडर रूट -1, इसका घात है 4n+3, 4n+3, और n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या। इसका मान बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे बस इस तरह से एन एम देखते ही डर जाते हैं क्वेश्चन से, जबकि एन और एम तो जो संख्यात्मक मान होते हैं ना, उनसे भी सरल होते हैं। लेकिन हमारी एक मानसिकता बनी हुई है, साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है, कहीं भी सिग्मा दिखता है या कहीं भी एम एन दिखते हैं तो हम बस घबरा जाते हैं उससे, जबकि ये तो हेल्प करते हैं क्वेश्चन में। जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं उससे बहुत आसान होता है इनको सॉल्व करना। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अंडर रूट -1 को आप आयोटा लिख सकते हो, तो ये हो गया माइनस आयोटा 4n+3। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखूंगा। एक्सपोनेंट्स का खूब यूज होगा बेटा इसमें। x रेस्ट पावर m प्लस n है, तो हम इसको x की पावर m गुणा x की पावर n लिख सकते हैं। पढ़ा होगा आपने ऐसे। अगर दो नंबर्स का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उनके जो घातांक हैं, उनका जो एक्सपोनेंट है, वो ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। और अगर जुड़े हुए हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा की घात 4n प्लस माइनस आयोटा की घात 3, माइनस आयोटा रेस्ट पावर 4n गुणा माइनस आयोटा रेस्ट पावर 3। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, घातांक नियम की। अब अभी आपको मैंने बताया कि आयोटा का एक्सपोनेंट 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन आपको बोलना चाहिए कि सर ये तो माइनस आयोटा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम क्या करेंगे, इस माइनस का भी इलाज करते हैं। इस माइनस आयोटा को क्यों -1 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया -1 इसकी घात 4n इंटू आयोटा इसकी घात भी 4n, और ये हो गया माइनस का एक्सपोनेंट। आपको पता है बेटा कि अगर हम -1 है, इसका अगर घातांक 3 है तो इसका आंसर माइनस आएगा, इसकी घात अगर 4 है तो इसका आंसर प्लस आएगा। मतलब -1 अगर बेस है और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तब तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर उसका घात ऑड है, विषम संख्या है, तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ इसमें आयोटा की के साथ माइनस है और इसकी घात 3 है, तो क्या आएगा? -7 में आएगा, माइनस आयोटा क्यूब, ऐसे लिखेंगे। और इस वाले में 4n, n क्या है? प्राकृत संख्या है, तो ये या तो 4 बनेगा या 8 बनेगा, मतलब सम संख्या बनेगा। अगर बेस नेगेटिव है और घात सम संख्या है तो उसका आंसर 1 आएगा, ध्यान रखना आगे। और ये आयोटा की घात 4 का मल्टीपल है, ये भी आपको बता रखा है, इसका आंसर भी 1 आएगा। और आयोटा क्यूब आपको बता रखा है माइनस आयोटा होता है, इसको मैंने माइनस आयोटा लिख दिया, तो फाइनली आंसर आया प्लस आयोटा, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं हुआ। इसी क्वेश्चन को देके वो ऑब्जेक्टिव बना देगा, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। और अगर आपने गलती से ऑप्शन में आयोटा भी मिलेगा, आयोटा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 1, आयोटा का गुणांक। आयोटा का गुणांक इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1, तो 1 विल बी योर आंसर। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास आपने अगर ध्यान से सुनी स्टार्टिंग से, तो मजा आएगा आगे आपको क्वेश्चंस करने में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, छोटे छोटे और बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट भी है, आरपीएससी में कई बार मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको डराने के लिए मैं सिग्मा ले आया हूँ। ऐसा सिंबल आपने स्टेट्स में खूब पढ़ा है, सांख्यिकी में। मीन जब हम माध्यिकाएं निकालते हैं n बराबर 1 to 13, ये इसकी सीमा है, लिमिट है। आयोटा रेस्ट पावर n प्लस आयोटा रेस्ट पावर n प्लस 1, इसका मान ज्ञात करना है। और इसमें स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। ये जो n है प्राकृत संख्या है, तब इस सिग्मा की वैल्यू निकालो। ये जो आपको एक टर्म दे रखा है, पद दे रखा है, इसका मान ज्ञात करो। 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको बेवकूफ बनना नहीं है। तो पहले तो देखिए, सिग्मा का मतलब होता है कि जैसे हम ये नंबर लिखी मैंने 1 से लेकर 1 2 3 और 10 तक। अब मुझे इसको शॉर्ट में लिखना है, तो मैं इसको, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, सिग्मा एक्चुअल में जो प्लस में जो नंबर लिखी हुई होती है उसको वो शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, टूल है ये मैथमेटिकल। तो इसको, इस नंबर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा, सिर्फ मैंने यहाँ लिख दिया के, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन मुझे अब इसकी ये लिमिट और लगानी पड़ेगी कि मैं ये जो के की वैल्यू ले रहा हूँ वो कहाँ से कहाँ तक जाना है। मुझे 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है। तो ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, के की वैल्यू 1 डालनी है, सिग्मा बोलता है प्लस का साइन लगाओ, फिर 2, सिग्मा बोलता है प्लस का साइन लगाओ, और लास्ट में नंबर क्या है 10। तो 1 से 10 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो सिग्मा से आपका डर खत्म होगा। जो आपको डराता है वो आपको फ्रेंड लगने लगेगा, कि सिग्मा डराने के लिए नहीं है, चीजों को शॉर्ट में लिखने के काम में आता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखो तो 13 टर्म इसके और 13 ही इसके, 26 टर्म्स लिखने पड़ेंगे। और अगर इसने ऐसे लिखा हुआ है तो ये छोटे से टर्म के फॉर्म में लिखा गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए पावर आ जाओ। ध्यान रखना है कि n प्राकृत संख्या है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से कॉमन लेना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो बेसिक चीजें वेरी फर्स्ट क्लास में आपको बताई गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। मैथ्स में या जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब, कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन का मतलब है एचसीएफ लेना। और जब हम एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं तो आपको ध्यान होगा, एचसीएफ में हम उन्हीं को लेते हैं जो दोनों में होते हैं, एलसीएम में दोनों में है या नहीं सबको लेते हैं, एचसीएफ में हम सिलेक्टेड चीज़ों को लेते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। और अगर एलसीएम में कॉमन है तो भी लेना है और कॉमन नहीं है तब भी लेना है। उसके बेसिक रूल आपको पता होंगे। जैसे x और x स्क्वायर का मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो x आएगा, और अगर एलसीएम निकालना है तो x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हम दोनों में से जो छोटा एक्सपोनेंट होता है वो कॉमन आता है। जैसे इसमें आयोटा की घात n और आयोटा की घात n+1, कौन बड़ा है दोनों में से, n और n+1 में, ओबियसली n+1, छोटा n है तो इसमें से आयोटा की पावर n कॉमन आएगा। जब हम कॉमन ले लेते हैं तो आंसर लिखने के लिए उन दोनों टर्म को जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करते हैं। इसको इससे डिवाइड किया 1 आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं, सर ऐसे कितना कॉम्प्लिकेटेड कैसे डिवाइड होगा। तो बच्चों बहुत आसान है डिवाइड करना, अभी आपको पता है ऐसे डिवाइड करते हैं। और घातांक नियम बहुत सिंपल है, जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, घटाते हैं हम। तो आयोटा की पावर n+1 माइनस एन, एन से एन कट गया, आयोटा की पावर 1 दैट इज आयोटा। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आया, आयोटा की पावर n इंटू 1+ आयोटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लिमिट लगी हुई है बेटा, इसमें ये जो हम लिमिट लगा रहे हैं ये किसके लिए काम कर रही है, n के लिए। n के अलावा k है, p है, आयोटा है, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ n पर काम करेंगी। तो n तो सिर्फ इसी टर्म में है, इसमें तो n है ही नहीं। इसका मतलब ये जो सिग्मा है उसके लिए 1+ आयोटा कांस्टेंट है, इसको चाहे बाहर निकाल दो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, 1+ आयोटा, 1+ आयोटा बाहर आ गया, तो बच गया सिग्मा n बराबर 1 to 13 आयोटा रेज़ टू पावर n। इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने इसको बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि इसमें n नहीं है, ना तो इसका एक्सपोनेंट n है ना इसका कोफिशिएंट n है, गुणांक। तो मैंने इसको जिसमें n नहीं है उसको बाहर निकाल दिया। अब आप इसको आराम से सॉल्व करिए, 1+ आयोटा विल रिमेन एज इट इज। अब आप बताओ, इसको अगर मैं खोलूंगा तो कितने टर्म्स आने वाले हैं इसमें, 1 से 13 तक।
आयोटा की पावर n है तो सबसे पहले लिखा जाएगा आयोटा की पावर 1, फिर आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 13। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी अब काम में आने वाली है। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इसमें क्रमागत प्रगत संख्याएं चल रही हैं 1 2 3 4। 13 में ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे, कितने युग्म बन जाएंगे, कितने पेयर बन जाएंगे। देखो 1 से लेके 4 तक का एक पेयर, 5 से लेकर 8 तक का दूसरा पेयर, 9 से लेकर 12 तक का तीसरा पेयर और आयोटा की पावर 13 सिर्फ बच जाएगा जिसका कोई युग्म नहीं बनेगा। और जब 4 आयोटा की जो घात होती है, 4 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 4 तक 0, 5 से लेकर 8 तक 0। कहने का मतलब आयोटा रेज़ पावर 12 तक तो इसका मान 0 हो गया, सिर्फ आयोटा की पावर 13 बचेगा। अब आप उस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस देख सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती, नहीं बताता मैं, तो आपको हर एक टर्म को सॉल्व करना पड़ता। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -1, फिर आयोटा क्यू, तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है आपकी। तो इसमें हमने युग्म बना लिए 4 4 के, लेकिन वो क्रमागत होनी चाहिए उसके घात, और उन सब की वैल्यू तो हमने लिख दी 0 और जो बच गया उसको लिख दिया। अब आयोटा रेज़ पावर 13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे आयोटा रेज़ पावर 12 इंटू आयोटा, और आयोटा रेज़ पावर 12 कितना होता है 1। तो क्या बच गया आयोटा, बस आयोटा बच गया इधर से। तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो आयोटा माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को वो कैसे भी पूछ सकता है, उसका रियल पार्ट पूछ सकता है, इमेजिनरी पार्ट पूछ सकता है, आगे मैं बताऊंगा मापांक पूछ सकता है, इसका ध्रुवीय रूप पूछ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में आंसर पूछा जा सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, यहाँ तक सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद हम इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आपको रियल पार्ट पूछे तो आपको आंसर गलती से 1 नहीं बताना है कि मैंने आयोटा पहले लिख दिया है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो -1 + 1 आयोटा। अब रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। वास्तविक भाग इसका 1 है, -1 है, और काल्पनिक भाग इसका 1 है। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आरपीएससी एग्जाम में। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सम्मिश्र संख्याएं, इसके बेसिक्स हमने आज डिस्कस किए, आयोटा की घात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। अब कल की क्लास में हम इसकी 4 ऑपरेशन लेंगे कि हम काल्पनिक संख्याओं को या फिर वास्तविक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे हम इनको गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। ये 4 चीज़ें हम कर लेंगे। और अगर आपको लगेगा कि सर अभी इसकी कुछ और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आयोटा के एक्सपोनेंट्स की, तो इसके भी हम कुछ और 1-2 क्वेश्चंस साथ में करें। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर।